नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 11 मार्च और 11 मार्च को जो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके 50 जीकेएस के प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन 6 प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और उस पीडीएफ का जो है आप लोग लाभ उठाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि पानीपत का जो पहला युद्ध है वो आपका किसके बीच जो है लड़ा गया था। तो पानीपत की प्रथम युद्ध के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में द्वितीय युद्ध पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अकबर और हेमू जो है हो जाएगा। ये जो है आपका 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, 5 नवंबर 1556 को। और अकबर और सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू की हार हुई थी। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि 1556 में तो अकबर जो है आपका सम्राट ही बना था, गद्दी पर ही बैठा था, उसकी आयु मात्र 13-14 साल थी। तो फिर इसने युद्ध लड़ा कैसे? तो आपको बता दें कि युद्ध आपका अकबर ने नहीं लड़ा था। अकबर के नाम से जो है इसका जो सेनापति था आपका बैरम खां, वो युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारतीय इतिहास में बात करेंगे तो अब तक जो है 3 बार जो है पानीपत का युद्ध हो चुका है। पहला युद्ध जो है 21 अप्रैल 1556 को हुआ था, जिसके विषय में आप लोग को जो है हम बार बार बताते रहते हैं कि बाबर और जो है दिल्ली के जो आपका लोधी वंश था, ठीक है, उसका जो अंतिम सम्राट था आपका इब्राहिम लोधी, उसके बीच जो है आपका लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोधी का जो है आपका हार हो गया था और बाबर जो है आपका जीत गया था। और बाबर जीतने के बाद जो है भारत में जो है आपका मुगल समाज का जो है आपका स्थापना किया था। ठीक है, ये सब तो आप लोग को हम बता चुके हैं। इसके बाद जो है सेकेंड वाला का हम लोग देख लिए, लेकिन एक युद्ध जो है पानीपत का तीसरा युद्ध भी लड़ा गया, जो कि 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच। और मराठा सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो सदाशिव राय था। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि अगर आपका भी एग्ज़ाम जो है आरपीएफ कांस्टेबल का बचा हुआ है, या आपका एग्ज़ाम जो है एलपी सीबीटी 2 का है हो, या आपका जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, या आप रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो है यहाँ पर 2 मटेरियल जो है हम आपको सजेस्ट करेंगे। एक तो है कि आपका जो आरपीएफ का एग्ज़ाम जो चल रहा है उसके जितने भी शिफ्ट में अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं और जितने भी प्रश्न हमें मिले हैं बच्चों के माध्यम से, उन सभी का जो है हमने एक पीडीएफ तैयार किया है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पीडीएफ आपको पूरे एग्ज़ाम का मिलेगा। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक को भी लेना चाहते हैं तो आप मात्र ले सकते हैं। आम दिनों पे ये जो है 75 रुपये का मिलता है, लेकिन आप इसे जो है अभी बाई करेंगे तो 49 रुपये में मिल जाएगा। और 49 रुपये में इस ई बुक के साथ जो है आरपीएफ कांस्टेबल का जो पीडीएफ है वो भी दोस्तों आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी याद रखिएगा। इसमें जो है 40 टॉपिक्स दिए गए हैं स्टैटिक्स के फॉर्मेट में, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके लिए भी 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, बाकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसैनिक अभ्यास जो है मालाबार 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है विशाखापट्टनम हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है विशाखापट्टनम में मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास जो है शुरू हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कब से कब हुआ? 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच जो है आयोजित हुआ। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का जो नौसेना है वो भाग लिया था। और मालाबार अभ्यास की जो शुरुआत है 1992 में भारत और अमेरिका के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास के रूप में हुआ। जापान जो है वर्ष 2015 में इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ
और जो ऑस्ट्रेलिया है 2020 में जो है आपका शामिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जो आणविक भार है वो आपका किसका होता है। ऑप्शन दिया गया था ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका लैक्टोज हो जाएगा। आणविक भार की तुलना करें तो ग्लूकोज C6H2O6 होता है और आणविक भार आपका 180 ग्राम प्रति मोल होता है। फ्रक्टोज का भी आपका उतना ही होता है। लैक्टोज की बात करेंगे तो आणविक भार 342 ग्राम प्रति मोल होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका लैक्टोज का ही होता है। ठीक है, क्योंकि यह डाइसेक्राइड है और जो ग्लूकोज और गैल्क्टोज से मिलकर बना है, जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैक्राइड होते हैं, उनका आणविक भार भी समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2024 में जो है दीप्ति शर्मा वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में जो है कितने स्थान पर है, तो ये आपका चौथा राइट आंसर होगा। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को आईसीसी की नई महिला वनडे गेंदबाजी की रैंकिंग में करियर की दूसरे स्थान पर जो है आपका पहुंच गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है किस राज्य में है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है आपका राजस्थान हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर को जो है राजस्थान नहर भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर है। यह पंजाब में सतलज ब्यास नदियों के संगम के पास हरीके बैराज से शुरू होती है और राजस्थान के थार मरुस्थल में इसकी सिंचाई सुविधाओं को समाप्त करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है 2 नवंबर 1984 को जो है राजस्थान नहर का नाम बदलकर जो है इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस को क्या जो है जल में विघटित नहीं किया जा सकता, किसे जल में विघटित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन वही था ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, जिसका राइट आंसर आपका ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज और सुक्रोज जो है कुछ -OH समूह होते हैं जो जल के साथ H बंध बनाते हैं, जिसके कारण जो है ये जल में जो है आपका घुलनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जिससे छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता है, तो राइट आंसर मोनोसेक्राइड होगा। ठीक है, मोनोसेक्राइड जो है कार्बोहाइड्रेट का वह रूप है जिसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता है। यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है और मोनोसेक्राइड को कार्बन परमाणुओं की संख्या और उनमें मौजूद कार्यात्मक समूह के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मोनोसेक्राइड का जो सामान्य सूत्र होता है CHH2N होता है। यह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है वो आपका सेलुलोज है, इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए। साथ में एक ऐसे पदार्थ का नाम जिसका सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र के समान होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये आपका रेमनोज है, तो इसका भी नाम जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा तटीय प्रदेश जो है मुख्य रूप से चट्टानी है, तो राइट आंसर जो है पश्चिमी तटीय हो जाएगा। ठीक है, भारत का पश्चिमी तटीय प्रदेश मुख्य रूप से चट्टानी है। इसमें कोंकण तट, कर्नाटक तट, मालाबार तट जो है शामिल है। इस क्षेत्र में समुद्र के किनारे चट्टानी संरचनाएं पाई जाती है। पूर्वी तट और कोरोमंडल तट जो है अपेक्षाकृत रेतीले और डेल्टाई संरचना वाले होते हैं। ठीक है, अगला है कि उत्तर भारत में सुर श्रृंगार वाद्य यंत्र में जो है कितने तार होते हैं, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। उत्तर भारत में सुर श्रृंगार वाद्य यंत्र में सामान्यतः जो है 4 मुख्य तार होते हैं। इसके अतिरिक्त सहायक तार सिम्पैथिक स्ट्रिंग्स भी होते हैं जो अनुनाद रेजोनेंस पैदा करते हैं, ध्वनि को गहराई देते हैं। सुर श्रृंगार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर ध्रुपद शैली में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ, तो राइट आंसर लाओस के वियंतियाने में हुआ। दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के 44वें 35वें शिखर सम्मेलन संबंधित कार्यक्रम 9 अक्टूबर को लाओस के वियतनाम में शुरू हुआ, जिसका विषय आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना है और पूरा नाम इसका दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ। संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड का नाम आता है। वर्तमान सदस्य की बात करेंगे तो ब्रुनई, कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम सहित 10 देश के सदस्य हैं। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में 1857 का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो इसका राइट आंसर नाना साहेब पेशवा और राजा भगवंत राय नीलकंठ राव हो जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति की जब बात करेंगे तो ये आपका 1857
का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला था और 1858 के मध्य तक इसे दबा दिया गया था। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है शांति की घोषणा की गई थी। दिल्ली से जो है बहादुर शाह द्वितीय इसके नेतृत्व करता थे और दबाया था जॉन निकोल्सन ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, दबाया था हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर से नाना साहेब थे, दबाया था सर कॉलिन कैंपबेल ने। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे और ह्यूग रोज दबाया था बरेली से खान बहादुर खान। सर कॉलिन कैंपबेल दबाया था इलाहाबाद और बनारस से मोहम्मद लियाकत अली। कर्नल ऑन्सेल दबाया था बिहार से कुंवर सिंह थे और विलियम टेलर के द्वारा जो है दबा दिया गया था। अगला है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर मनीला फिलीपींस हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी का जो मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया। वर्तमान समय में इसमें 67 सदस्य देश हैं और एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तीव्र करना और वर्तमान में जो है मात्सुग अक्सकावा जो है इसके अध्यक्ष हैं। अगला है कि मौर्य वंश में संधि विभाग को क्या कहा जाता था? यह शायद आपसे पूछा गया था। गुप्त वंश में संधि विभाग को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो मैं भी आपका शायद गुप्त वंश से पूछा गया हो। तो गुप्त वंश में संधि विभाग को जो है संधि विग्रही कहा जाता और ये युद्ध और शांति का प्रभारी मंत्री होता। लेकिन मौर्य वंश की बात करेंगे तो मौर्य वंश में संधि विभाग को जो है संधान विभाग कहा जाता था। ये विभाग संधियों, कूटनीति और विदेशी संबंधों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। मौर्य प्रशासन में इस विभाग का उल्लेख जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जो मौर्यकालीन प्रशासनिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से जो है किसके वेतनों का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल, जज, राज्य नियंत्रकों के वेतन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं। 8 मूल संविधान में था, 4 बाद में जोड़ा गया। पहली अनुसूची जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दिया गया है। दूसरी में जो है आपका वेतन दिया गया है। यही आपसे पूछा गया था किसका वेतन है, तो उसको भी देखिएगा। राष्ट्रपति का है, मुख्य न्यायाधीश का है, उच्च न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है, राज्यपाल का है, विधानसभा अध्यक्ष का है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का है, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष का है और उपाध्यक्ष का है, विधानसभा के अध्यक्ष का है, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन है। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राज्यों का मुख्यमंत्री का वेतन नहीं है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि इसका वेतन का उल्लेख नहीं है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री का वेतन आपका दूसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी अनुसूची में आपका शपथ और प्रतिज्ञान के रूप है। चौथी में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटित करना है। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। 7वीं जो है आपका संघ और राज्य के बीच शक्ति और कार्यों का आवंटन से संबंधित है। इसमें 3 सूची है। संघ सूची, जो कि संघ सूची में जो विषय है उस पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। कुल 97 विषय वर्तमान में है। राज्यों में राज्य सरकार की शक्तियां हैं, 66 विषय है। समवर्ती में संघ और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, 47 विषय है। 8वीं में जो है संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची दी गई है। पहले जो है आपका 14 भाषा था, बाद में जो है 8 भाषा को विभिन्न संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। जैसा कि 21वां संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को, 1992 में 71वां संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को, 2003 में 92वां संशोधन के द्वारा जो है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को। ठीक है, 9वीं जो अनुसूची है 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। यह जो है भूमि स्वामित्व, भूमि का, रेलवे उद्योगों से संबंधित नियम और आदेश इसमें शामिल था। 10वीं जो है 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान शामिल है। 11वीं जो है 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें पंचायती राज के जो प्रावधान है उसे शामिल है। 12वीं जो है 1992 में 74वां के द्वारा और नगर निगम के प्रावधान जो है इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके आज के सेकेंड सेट में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी ई बुक का और रेलवे कांस्टेबल के PDF का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
आप लोग जाकर जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।